नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और अब वक्त हो चला है अपना प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का। और खबरों की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें लखनऊ से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे अब नियुक्ति पत्र का वितरण। लोक भवन में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जहां पर नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे सीएम। 431 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से यूपीपीएससी के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से। और लखनऊ से हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह जुड़ गए हैं लाइव हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए। अनूप, यूपीपीएससी के अभ्यर्थियों को आज नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे, क्या कुछ कार्यक्रम को लेकर तैयारियां चल रही हैं? कितना उत्साह नजर आ रहा है अभ्यर्थियों में भी? देखिए, लोक भवन में वो तमाम अभ्यर्थी जो कृषि विभाग से प्रबंधक सहायक के पद पे चयनित हुए हैं, उनको आज नियुक्ति पत्र बंटना है। निश्चित रूप से उनके स्वाभाविक आज खुशी का दिन है, उत्साह का दिन है उन लोगों के लिए। सभी जो अभ्यर्थी हैं वो लोक भवन में पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11 बजे इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। वो करीब 20 जो अभ्यर्थी हैं उनको अपने हाथों से नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। और जिस तरीके से योगी 1 सरकार की बात करें या फिर 2 सरकार में बात करें, जो भी सरकारी नौकरियां सरकार द्वारा मिली हैं उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नियुक्ति पत्र में खुद शामिल हुए हैं। और वो अभ्यर्थियों से भी लगातार बात करते हैं कि किसी बीच में बिचौलिया तो हाथ ने तो नहीं धो दिया है या कोई घूसखोरी तो नहीं हुई है। पारदर्शिता तो पूरी जो भर्ती प्रक्रिया को लेकर खुद परखते हैं। यानी जिस तरीके से योगी सरकार का उद्देश्य भी है भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया करवाना, उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभ्यर्थियों से बात करते हैं और उनको प्रोत्साहन के लिए जो उद्बोधन देते हैं। वो मुझे लगता कि जब कभी अपने से बुजुर्ग इस तरीके से आशीर्वाद देते हैं, बड़े आशीर्वाद देते हैं, तो निश्चित रूप से उनका जीवन का आज से उनका एक नया जीवन स्टार्ट होगा, क्योंकि वो सरकारी नौकर होंगे और साथ ही साथ जनता को वो लाभ पहुंचाने के लिए वो आज नियुक्ति पत्र मिलेगा, जिसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उद्बोधन में उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से काम करना है, क्या जिम्मेदारियां उनकी हैं। सरकार उनको काम जरूर देती, लेकिन कहीं न कहीं जवाबदेही जनता की भी होती है। इन सब तमाम चीजों को लेकर लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो नियुक्ति पत्र वितरण में बातें की हैं और साथ ही साथ पिछली सरकारों पर निशाना साधते नजर आते हैं कि पिछली सरकारों में जब भर्ती निकलती थी तो जो कोटा बढ़ जाया करता था कि किसके खाते में कितनी वैकेंसी है, कौन कौन भर्ती करेगा, ये सब तब आरोप भी लगाते नजर आते हैं मुख्यमंत्री। तो आज एक बड़ा दिन है उन अभ्यर्थियों के लिए जिनको 431 एक सवाल और, जिनको नियुक्ति, चाहे हम मौजूदा वक्त में बात करें जो जिस तरह से आज नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे यूपीपीएससी के अभ्यर्थियों को, या इससे पहले के चयनित छात्रों को जिस तरह से नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से, इससे आखिरकार मैसेज किया जाता है। चूंकि एक तरफ तो उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में इस तरह से मुलाकात करना, और जो जनता की सेवा का मैसेज होता है जो सरकार देने की कोशिश करती है, उसका कितना असर दिखाई देता है? देखिए, पूरी और भर्ती प्रक्रिया की बात करें, चाहे योगी सरकार 1 की बात करें या 2 में, जब भी भर्ती प्रक्रिया के बाद नियुक्ति पत्र की बारी होती तो सबसे बड़ा उन अभ्यर्थियों के लिए सौभाग्य होता कि उनको खुद मुख्यमंत्री के सामने नियुक्ति पत्र मिलता है। एक उनका एक उत्साह वर्धन भी होता है, एक उनके अंदर जो नौकरी का या फिर काम करने का जज्बा भी यहाँ से एक ऊर्जा लेके जाते हैं यहाँ से काम करने के लिए। तो निश्चित रूप से एक उनके लिए लाभदायक होता है। दूसरा एक संदेश ये भी जाता है कि योगी सरकार में भ्रष्टाचार मुक्त भर्तियां हो रही हैं, पारदर्शिता के हिसाब से भर्तियां हो रही हैं। तो ये मैसेज सरकार को भी देना जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में सरकारें अगर भले ही बनती बिगड़ती रहती हैं, लेकिन ये माहौल नहीं चेंज होना चाहिए, भर्ती में घपलेबाजी नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति पारदर्शिता के हिसाब से भर्ती होती है,
तो काबिल व्यक्ति ही, काबिल छात्र ही आगे बढ़ के जाता है। और जब कोई काबिल या पढ़ा लिखा एक पद पे बैठता है तो निश्चित रूप से अपनी उसकी गुणवत्ता के हिसाब से काम भी होता है। जो जिम्मेदारी सौंपी जाती है उस पर भी कहीं ना कहीं गुणवत्ता से काम होता है। तो ये तमाम चीजों का लाभ भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि भर्ती होने के बाद उनको काम सीखने की जरूरत है। प्रक्रिया जिस तरीके से शुरुआत होती है, अधीनस्थ सेवा बोर्ड उसका चयन करता है। चयन करने के बाद जितनी भी प्रोसेस होती है, उसकी नियुक्ति पत्र में परीक्षा को लेकर के जितने भी मापदंड हैं उसको पूरा करने के बाद वो अभ्यर्थी यहाँ तक पहुँचता है। अब नियुक्ति पत्र के बाद जब मुख्यमंत्री उनसे खुद रूबरू होते हैं तो एक तो प्रोत्साहन जरूर उनको मिलता है कि मुख्यमंत्री के सामने उनको नियुक्ति पत्र मिल रहा है। उनके उद्बोधन जब सुनते हैं तो वो जोशीले होते हैं। जो समाज से किस तरीके से काम करना है, तमाम असुविधाएं भी आएंगी, उनसे किस तरीके से निपटना है, ये सब जो गुरुमंत्र होता है वो मुख्यमंत्री वहां पर देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आने वाले जो पीढ़ी के लिए मैसेज होगा, आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले अभ्यर्थियों के लिए भी एक सुखद संदेश और पैगाम एक तरह से जाता है कि भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से नौकरियां मिलेंगी, लेकिन तैयारी मुकम्मल तौर पर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप, इस तमाम बातचीत और जानकारी को साझा करने के लिए। उधर रुख करते हैं वाराणसी से आ रही बड़ी जानकारी का। तमिल संगमम कार्यक्रम का आज समापन होगा। बीएचयू के एमपी थिएटर ग्राउंड में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आपको बता दें, करीबन महीना भर से काशी तमिल संगमम कार्यक्रम चल रहा है और उसका आज समापन किया जाएगा। और धर्मेंद्र चौबे हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं वाराणसी से ज्यादा जानकारी के लिए। धर्मेंद्र, आज तमिल संगमम कार्यक्रम का समापन होगा। पूरा महीना भर कार्यक्रम आयोजित किए गए, अलग अलग कार्यक्रम हुए, तस्वीरें हमने देखी। आज इसका समापन है। किस तरह से आज का पूरा प्रोग्राम रहेगा, कौन कौन सी बड़ी हस्तियां शिरकत करेंगी? देखिए, सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा आपको कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज वाराणसी में आ रहे हैं और तमिल संगमम जो महीने भर से प्रधानमंत्री ने 19 तारीख को इसका उद्घाटन किया था और उसके बाद लगातार वाराणसी और तमिल की जो संस्कृति है, सभ्यता है, खान पान है, वस्त्र उद्योग है, तमाम ऐसी चीजें रही जो लगातार महीने भर चलती रही और एक दोनों प्रदेशों के बीच एक संस्कृति का जो जुड़ाव होता है वो देखने को लगातार मिला कहीं न कहीं। और महीने भर की ये तमिल संगमम का आज समापन जो है बीएचयू एमपी थिएटर ग्राउंड में किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि पूर्वांचल की सियासी नब्ज में खास पकड़ रखने वाले अमित शाह निकाय चुनाव की गमागमी के बीच आ रहे हैं, ये भी बड़ी मायने रखता है वाराणसी में आने का कहीं न कहीं। तो संस्कृति की जो जुड़ाव, परंपरा और मास पर्याय चलने वाले काशी तमिल संगमम समारोह की सांस्कृतिक कार्यक्रमों की कार्य योजना जो बनाई गई थी वो पूर्ण रूप से अब समापन की ओर है। आज अमित शाह द्वारा जो है इसका समापन किया जाएगा। उसके साथ साथ भव्य समारोह में तमिलनाडु के राज्यपाल होंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एवं केंद्रीय संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी भी शामिल होंगे। तो कहीं न कहीं आज ये जो प्रोग्राम है पूरा ओवरऑल देर शाम लगभग 5 बजे से ये प्रारंभ होगा और रात के लगभग 7:30 बजे तक ये चलेगा, जिसमें सरकार समेत तमाम ऐसे दिग्गज होंगे केंद्रीय मंत्री के साथ जो कि एमपी थिएटर ग्राउंड में कार्यक्रम का समापन करेंगे। और समापन के दरमियान जो संस्कृति की एक दूसरे की परंपरा है। धर्मेंद्र, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल, तमिल संगमम यानी उत्तर और दक्षिण के बीच एक ऐसा सेतु जिसमें ना सिर्फ संस्कृति जुड़ी हुई है, जिसमें आर्थिक व्यापार शामिल है, एक तरह का कनेक्शन जो पूरे महीने भर चले कार्यक्रमों में उसके जरिए बांधने का प्रयास किया गया। अब पूरे अगर महीने भर की बात करें तो आखिरकार क्या कुछ संदेश देने का प्रयास किया गया और क्या लोगों के बीच चर्चा? देखिए, लगभग बताना चाहूंगा आपको कि लगभग 300 साल पहले विलुप्त हुई जो परंपरा थी उसको कहीं न कहीं पिरो कर फिर से वापस एक नए सिरे से खिलते हुए कमल की तरह लाया गया। और जो संस्कृति जुड़ी थी तमिल और काशी की, कहीं न कहीं एक दूसरे से काफी लगाव रखती थी बहुत पूर्व में। अब उस संस्कृति को एक महीने पिरोने के बाद बहुत कुछ ऐसी चीजें निकल कर आई हैं, जैसे केंद्रीय टेक्सटाइल मंत्री आए थे पीयूष गोयल, उन्होंने कई बातों को ऐसा रखा। उसके साथ साथ कई ऐसे विभाग के मंत्री, केंद्रीय मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री इस संगमम में भाग लिए। वहीं तमिलनाडु के कई ऐसे मंत्री आए
जो उद्योग से लेकर, संस्कृति से लेकर, राजनीति से लेकर एक दूसरे का जुड़ाव देखने को मिला। और ग्राउंड लेवल पे तमिल और काशी का जो मिलन है, ये संगम जो है, ये अद्भुत, अलौकिक, अविस्मरणीय है। कहीं न कहीं इसको लेके लगातार जो सरकार के प्रयास रहे, बिल्कुल जो धर्मेंद्र सरकार के प्रयास थे वो कहीं न कहीं सार्थक होते नजर आ रहे हैं इस पूरे कार्यक्रम के जरिए। बने रहिए आप हमारे साथ, तो बड़ी खबर से रूबरू करा रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दे, ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह का वाराणसी दौरा, काशी तमिल संगमम कार्यक्रम में होंगे शामिल। संगमम कार्यक्रम का आज समापन है। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह का ये वाराणसी दौरा आपको बता दें। काशी तमिल संगमम महीने भर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए और धर्मेंद्र चौबे हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। धर्मेंद्र, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी आज इस कार्यक्रम में शामिल होंगे समापन समारोह में। जिस तरह से आपने एक बेहद ही महत्वपूर्ण बिंदु उठाया, पूर्वांचल में गृह मंत्री अमित शाह की पकड़ है, साधना जानते हैं। निकाय चुनाव से पहले किस तरह से आप इस पूरे दौरे को देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा, क्योंकि अगर 2014 का चुनाव देखा जाए, 2019 का चुनाव 17 का देखा जाए, 19 का देखा जाए और उसके बाद 21 का देखा जाए, तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अमित शाह ने पकड़ बनाई है, अमित शाह यहाँ की जनता, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता, यहाँ के ग्राउंड लेवल को जिस तरीके से जानते हैं, यहाँ की जनता को क्या भाता है, यहाँ की जनता को क्या लुभाता है, उस चीजों को लेके अमित शाह लगातार मंथन करते हैं। और ये जो इस बार अमित शाह और भूपेंद्र चौधरी, योगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तमाम ऐसे दिग्गज जो आ रहे हैं, ये निकाय चुनाव प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से ही आगाज हुआ। इसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रबुद्ध जन सम्मेलन का भी आयोजन किया था, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ शिरकत किए। उन्होंने प्रबुद्धों को धर्मेंद्र काफी महत्वपूर्ण है ये पूरा दौरा, माफी के साथ आपने रोकना चाहूंगा, तो रुकेंगे फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी है। It's party time with the Agio Big Bold Sale. 50 to 90% off on the world's biggest fashion brands. Download the app and shop now. और ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हुए रुख करते हैं एक और बड़ी जानकारी का, ब्रेकिंग न्यूज से आपको अपडेट करा दें। मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर, मुख्तार अंसारी की ईडी की कस्टडी लगातार जारी है। ईडी की कस्टडी का आज तीसरा दिन है। फरार पत्नी के बारे में भी पूछताछ की गई ईडी की ओर से। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी की और तौकीर किदवई हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए इस मामले पर। तौकीर, गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ईडी की ओर से लगातार पूछताछ जारी है, कई सवाल पूछे जा रहे हैं। अगर देखा जाए 3 दिनों की कस्टडी को, तो क्या कुछ सवाल किए गए अभी तक की जानकारी के अनुसार? देखिए, ये मनी लॉन्ड्रिंग का एक पूरा मामला है जिसको लेकर ईडी जांच कर रही है। 3 दिन से लगातार उनसे पूछताछ हो रही है और खास बात है कि उनकी पत्नी भी इस मामले में आरोपी बनाई गई थी, उनसे भी पूछताछ की गई थी पहले भी, और इसमें अफजाल अंसारी से भी पूछताछ हो चुकी है, जो उनके भाई हैं, सांसद है गाजीपुर से। फिलहाल अभी मुश्किलें आसान होती तो नजर नहीं आ रही है, लेकिन मुश्किलें लगातार बढ़ जरूर रही है, क्योंकि कल ही मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में उनके ऊपर जो मुकदमा दर्ज था उसमें सजा का ऐलान हुआ, 10 साल की सजा हुई है और 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। तो फिलहाल अभी लगातार उनसे जो पूछताछ ईडी कर रही है उसमें भी कई और खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि कोई दुबई का कनेक्शन है उसको लेकर पूछताछ हो रही है। एक बड़ी रकम का लेन देन हुआ है, उनके खातों का भी इस्तेमाल किया गया है, तो अभी कई तरह की पूछताछ बाकी है। इसी वजह से भी कस्टडी रिमांड को बढ़ाने के लिए भी ईडी एप्लीकेशन दे सकती है कोर्ट में। अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा, लेकिन ये माना जा रहा है कि ईडी की पूछताछ जब पूरी होगी तो खुलासे कई बड़े हो सकते हैं फंडिंग को लेकर। लेकिन देखना होगा कि 2 से 3 दिन में ये पूरा मामला
निपट सकता है और बातचीत पूरी हो सकती है। बिल्कुल तौकीर, अभी कई दिन बाकी हैं, लेकिन ईडी की कस्टडी के अभी मात्र 3 ही दिन पूरे हुए हैं और जिस तरह से आप भी बता रहे हैं कि जो सवाल जवाब हैं उनका जो दायरा है बढ़ता ही जा रहा है, यानी कह सकते हैं कि जिस तरह से आपने भी कहा कि बड़े खुलासे हो सकते हैं। कौन से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब ईडी फिलहाल तलाश रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इसमें खातों का जो इस्तेमाल हुआ है, जहां जो पैसे का लेन देन हुआ है वो विदेशी पैसा है। दुबई का बताया जा रहा है कि दुबई से उस पैसे की रकम को भेजा गया था। आगे उस रकम का क्या इस्तेमाल हुआ, वो रकम कहाँ गई, इन सब मामलों को लेकर पूछताछ हो रही है। बड़ी रकम का मामला बताया जा रहा है कि बड़ी रकम का ट्रांजेक्शन हुआ है और इसके साथ ही इनके जो भाई हैं सांसद, उनके खातों का भी इस्तेमाल हुआ है। आखिर वो किसकी रकम थी, किसको पहुंचाई गई और किस मद में लगाई गई उस रकम को, किस जगह, तो कई तरह के सवाल है। इसका जवाब मुख्तार अंसारी को देना होगा। लेकिन ये बताया जा रहा है कि 3 दिन की पूछताछ में फिलहाल बहुत कुछ खास हाथ नहीं लगा है, लेकिन ये जानकारी की जा रही है और सवाल जवाब के साथ ही जो डेटा है जो ईडी के पास, उसको लेकर भी पूछताछ हो रही है। किस दिन खातों में रकम दिख रही है, उसके बारे में पूछा जा रहा है मुख्तार अंसारी से कि इतनी बड़ी रकम आपके खातों में कहाँ से आई, क्यों आई। सबसे बड़ा सवाल है क्यों आई, इसका इस्तेमाल क्या था, इसको लेकर मुख्तार अंसारी को जवाब देने होंगे। लेकिन बताया जा रहा है कि कस्टडी रिमांड का जो समय पूरा होगा उससे पहले कहीं ना कहीं ईडी अपने सवालों के जवाब ढूंढ लेगी। बिल्कुल तौकीर, और यही वजह है कि माना जा रहा है कि जो और भी कई बड़े खुलासे हैं इन पूरे मामलों में वो हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत और जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों को लेकर समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा सहारनपुर में मिशन कंपाउंड स्थित खेमका सदन से शुरू होगी। इसके साथ ही राहुल गांधी गाजियाबाद से बागपत और शामली होते हुए हरियाणा में यात्रा को लेकर जाएंगे। सहारनपुर में पार्टी के शीर्ष नेता यात्रा में शामिल होंगे। देश की जनता बदलाव चाहती है और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में यह स्पष्ट हो चुका है। मौसम का सामना करके, आंधी का सामना करके, जंगलों से बीच में गुजर के, गांव खेत से गुजरकर और उसके बाद फिर बर्फ पर गुजरते हुए वो जाकर श्रीनगर पहुंचेंगे। और कितने फख्र से हम कहेंगे कि हम वहां हैं या नहीं, हमारे साथी कुछ चलते हुए वहां तक पहुंचे और वहां तक जो हमारे साथी पहुंचे हैं वो दर्ज कराएंगे बर्फीली चट्टानों पर, ये कहेंगे सिर्फ जय कांग्रेस और जय 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 भारतवर्ष, ये कहकर आएंगे। और उसमें लगेगा कि आज हम उसी बर्फीली चट्टानों पे अपना हस्ताक्षर करके आएंगे कि देश तेरे लिए हर चीज निछावर है, हर चीज हम करने को तैयार हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद को आपने सुना। प्रदेश में जब यात्रा की शुरुआत होगी किस तरह से तैयारियां की गई हैं, उधर रुख करते हैं लखनऊ से आ रही बड़ी जानकारी का। सरकारी अस्पतालों में लगेंगे 20 नए हेल्थ एटीएम। सरकारी अस्पतालों में 20 नए हेल्थ एटीएम लगाए जाएंगे। बड़े अस्पतालों में घटेगा पैथोलॉजी जांच का लोड। बड़े सरकारी अस्पतालों में हेल्थ एटीएम लगाए जाएंगे। लखनऊ से बड़ी खबर, सीएसआर फंड से 20 नए हेल्थ एटीएम लगाए जाएंगे। और लखनऊ से हमारे सहयोगी अनूप कुमार जुड़ गए हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए। अनूप, सरकारी अस्पतालों में 20 नए हेल्थ एटीएम लगाए जाएंगे, किस तरह से असर दिखाई देगा, कितना लाभ यहां से मिलने वाला है? देखिए, उत्तर प्रदेश में लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था पर सुधार हो रहा है और जिस तरीके से लगातार पहले शहर में 2 हेल्थ एटीएम काम कर रहे थे, जिसमें बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिला था लोगों को, क्योंकि मरीजों की संख्या ज्यादा है। अस्पतालों में बुखार, चिकनगुनिया, डेंगू के इस तरीके से लगातार मरीज बढ़ रहे हैं। ऐसे में जो पैथोलॉजी है उस पर अतिरिक्त बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है और जब 20 हेल्थ एटीएम लग जाएंगे तो मुझे लगता है कहीं न कहीं थोड़ी राहत की सांस जरूर होगी। जो जांचें हैं वो आसानी से हो जाया करेंगे। जो पैथोलॉजी पर एक बड़ा बोझ लगता है उस पर भी कहीं न कहीं निजात मिलेगा। और सबसे जो बड़ी बात है वो, अगर कोई मरीज आता है अभी आज के दिन की बात करें तो पूरा दिन उसको लग जाता है डॉक्टर को दिखाने में, क्योंकि इतनी लंबी कतारें अस्पताल में लग जाती हैं। उसके बाद जांच करवानी हो तो एक दिन और चला जाता है। उसके बाद कहीं न कहीं डॉक्टर दूसरे दिन उसको बेहतर, अगर मरीज का पता लग गया तो दवा लिखता है, उसके बाद मरीज का उसकी इलाज शुरू हो पाता है। तो ये लग जाने से कहीं न कहीं लोगों को लाभ होगा। जो मरीज हैं आज लंबी एक तरफ वर्कलोड कम होगा और जो दूसरे मरीज जांच के लिए पहुंचते हैं
पैथोलॉजी में उनकी भी समस्याएं कहीं ना कहीं कम होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। उधर रुख करते हैं बड़ी जानकारी का। गांधी पार्क में आयोजित विजय दिवस कार्यक्रम, उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर के साथ। विजय दिवस के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है गांधी पार्क में। शहीदों को पुष्प अर्पित करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। विजय दिवस के मौके पर कार्यक्रम, शहीदों को पुष्प अर्पित किया जाएगा। मंत्री गणेश जोशी समेत कई अन्य लोग भी मौजूद रहेंगे कार्यक्रम में। सैनिकों के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। दरअसल ये वो युद्ध जब पाकिस्तान ने घुटने टेके थे, भारत ने करारी शिकस्त दी थी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दरअसल गांधी पार्क में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। 93,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे भारतीय फौज ने। और अजीत कांबोज हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। अजीत, गांधी पार्क में कार्यक्रम आयोजित किया गया है विजय दिवस के मौके पर, किस तरह की तस्वीर दिखाई दे रही है, कौन कौन इसमें शामिल होगा? बिल्कुल देखिए, सबसे कुछ ही देर बाद ठीक 11 बजे राजधानी देहरादून के गांधी पार्क में बड़ा कार्यक्रम है। भारत साथ जो युद्ध हुआ था 1971 का, उसके उपलक्ष्य में जो विजय दिवस है उसकी तैयारी यहाँ पर की गई थी। सुबह से ही सैनिक कल्याण विभाग की तरफ से पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और फिर कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के तौर पर इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और सीधे तौर पर सैनिक कल्याण विभाग के मंत्री गणमान्य लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 1971 भारत पाक युद्ध की जो विजय गाथा है वो कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ पर आम जनता को बताई जाएगी। और सीधे तौर पर जो सरकार की तरफ से कई कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित होते हैं विजय दिवस के मौके पर, उसमें क्या कुछ खास होने जा रहा है उसकी रूपरेखा यहाँ पर तय की जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब कार्यक्रम में शामिल होंगे तब वो तमाम यहाँ पर जो उनका संबोधन होगा उसके माध्यम से कई चीजें बताने का काम करेंगे। इसके अलावा जो वीर सैनिकों के परिजन हैं उनको भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर सम्मानित करने का काम करेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत इस तमाम बातचीत और जानकारी को साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि विजय दिवस के मौके पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे, सैनिकों के परिवारों से भी मुलाकात करते नजर आएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो वहीं देहरादून से बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां बीजेपी ने जिलों की कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया है। संगठनात्मक दृष्टि से जिला कार्यकारिणी का ऐलान किया गया। बड़ी और अहम खबर देहरादून से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से जिलों की कार्यकारिणी का ऐलान किया गया है और संगठन की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण यह पूरा कदम बीजेपी ने जारी की है। जिलों की कार्यकारिणी की सूची बीजेपी संगठन ने जिला अध्यक्षों की टीम भी घोषित कर दी है। तो संगठन की मजबूती के संदर्भ में यह बड़ा कदम उठाया गया है। कार्यकारिणी का ऐलान किया गया, जिला अध्यक्षों की टीम भी घोषित कर दी गई। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई। बीजेपी ने जिला कार्यकारिणी का ऐलान किया है, सूची जारी कर दी गई है कार्यकारिणी की। उधर इसके अलावा जिला अध्यक्षों की सूची भी जारी की गई, टीम घोषित कर दी गई है। देहरादून से बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। और अजीत कांबोज एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अजीत, संगठन की दृष्टि से बीजेपी की ओर से बड़ा कदम उठाया गया है, कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया गया है, किस तरह से महत्वपूर्ण संगठन की मजबूती के लिए? बिल्कुल रितेश, आपने ठीक कहा। अगर उत्तराखंड भाजपा की बात की जाए तो आगामी चुनावों को देखते हुए भाजपा ने अपना जिला स्तर पर कार्यकारिणी घोषित करनी शुरू कर दी है और देर रात को लगभग 13 जनपदों में से 10 से ज्यादा जनपदों में भाजपा ने अपने जिला स्तर की जो कार्यकारिणी है वो घोषित कर दी है, जिसमें जिला अध्यक्ष के अलावा जो तमाम कार्यकारिणी के सदस्य होते हैं, उपाध्यक्ष, मंत्री, सचिव, मीडिया प्रभारी, ये तमाम वो लोग हैं जो जिला स्तर पर भाजपा संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। तो उत्तराखंड भाजपा की कोशिश यही है कि जिला स्तर पर तो कार्यकारिणी मजबूत हो ही, इसके अलावा मंडल और बूथ स्तर तक भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता मौजूद रहे, जो आने वाले चुनाव के साथ ही जो तमाम गतिविधियां भाजपा की तरफ से संचालित की जाती है उसको जन जन तक पहुंचाने का काम करें। इसके अलावा केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार की जो भी तमाम कल्याणकारी योजना है वो कैसे आम जनता तक पहुंच सकती है या कैसे उनके माध्यम से आम जनता तक बनाई जा सकती है। संगठन की दृष्टि से काफी बड़ा और महत्वपूर्ण कदम ये उठाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। रुकेंगे फिलहाल एक ब्रेक के लिए। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी है।